अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं, अब तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, लेकिन आप साथ साथ देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों में क्लैरिटी भी आती जा रही है। कुछ किरदार जो मशकूक थे, वैसे तो मेरी नज़र में मशकूक किरदार वो नहीं थे, वो भी सामने आते जा रहे हैं और आप चीज़ें सारी देख रहे हैं और तकलीफ़ आपको ज़रूर हो रही होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही मैं कह रहा हूँ आपके सामने। 3-4 इशू पे बात करनी है। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने अपनी आखिरी जज्बाती तकरीर की और उसके बाद मर्चें किसको कितनी लगी हैं और जो कुछ एरा छोड़ के गए हैं जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उसका असरात क्या होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल सोते हुए जाग गई, जो है सोई हुई है, इन्होंने क्या जागना है। अगर ये वक्त पे जागे होते तो ये हालात ना होते। वो क्या कहना चाह रही हैं। फिर राजा रियाज साहब जो है, जो अपोजिशन लीडर, कमाल की बात है मैं हंसूँगा, लेकिन मैं चूँकि तारीख़ी तौर पर कुछ चीज़ों को जानता हूँ तो वो है। आगे DGIS जो है ना जी, जनरल अंजुम नदीम अंजन साहब को एक्सटेंशन दे दी गई है। अब क्या निगरान हुकूमत का ये कर सकती है, ये वाले वो सवाल हैं। और जो मज़ेदार बात है अगली, और पाकिस्तान के लिए साबिक़ अमेरिकी सफ़ीर जो हैं रिचर्ड ऑल्सन को गैर कानूनी लाबिंग हुकाम पर बर्ताव के हवाले से वो चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं चीफ जस्टिस साहब ने जाते हुए जो बातें कही हैं, थोड़ा ज़रूरी है वो आप तक बात कर सकूं ताकि आप लोग समझ सकें। जो है ना, चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन से आखिरी जो है वो ख़िताब हुआ और ख़िताब करते हुए आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा जी आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन था उनका, आप सब ने मेरा साथ दिया और जज्बाती हो गए। दौरान ख़िताब आप दीदा हो गए। आप दीदा को ये ना पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा, एक जिसका उस इदारे से लगाओ और जितना वक्त उसने वहाँ गुजारा है तो उसको अंदाज़ा है। और ख़िताब के दौरान डूबते सूरज से तशबीह दी। चीफ जस्टिस मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर भी फ़िक्रमंद नज़र आए हैं और आप समझ सकते हैं। और मैं सिर्फ इतना आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैंने इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वकला तहरीक में जिस तरह इन्होंने एक किरदार अदा किया, और 4 दोस्त अच्छी तरह याद है, जस्टिस साकिब साहब, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस शेख असमत सईद और जस्टिस उमर अता बंदयाल। जब जस्टिस ने इस्तीफ़ा दे दिया, जब लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी, तो उसके बाद इनके घर में जाकर मुलाकातें हुई और हमने कोशिश की। और लेकिन इन सब चारों ने अपना एक किरदार अदा किया। बड़ी बातें होती रहीं, अपनी टॉप की वकालत थी इन चारों की, और इन चारों ने अपने तई जो कुछ इस इदारे के लिए करना था, चाहते तो अगर पैसे ही बनाना चाहते तो बहुत पैसा बनाया जा सकता था, बहुत से एडवांटेजेस लिए जा सकते थे, बहुत से आप लोगों को बातें होंगी। लेकिन मैं सैल्यूट पेश करता हूँ और उनके दौर को एक सुनहरा दौर मैं कहता हूँ, करार देता हूँ, और आने वाला दौर भी बेहतर होगा। लेकिन ये बाखुदा ये एतराज़ आप लोगों को बहुत हो, मैं बड़ी बातें आपके सामने रखता होता हूँ। सबसे पहली बात है, ये चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस का किरदार आइन के तहत है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव किरदार है। जब आप हाई कोर्टों में आते हैं तो हाई कोर्ट में सिंगल जज का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर पास कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देख रहे हैं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो सारे केसेस हैं जो इमरान खान साहब के अपने पास लगा लेते, अकेले तौर पर अकेले पर फैसला भी कर देते। यहाँ क्या बेंच के सामने लगाना है, बेंच ने मामला को देखना है और आगे बेंच ही देखेगा। अगला हफ्ता आम है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो है लार्जर बेंच बन चुका है, तो उसी रात मैं कल बताऊंगा आपके सामने मैं रखूँगा ताकीक के साथ कुछ चीज़ें। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान बार काउंसिल ने बड़ी मज़ेदार बात की है जी, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मजम्मत की है। वज़रा ब्यूरोक्रेसी समेत दीगर हुकाम से फौरी तमाम राहत वापस लेने का मुतालबा किया है।
सरकारी हुकाम से मुफ्त बिजली, पेट्रोल और गैस समेत दीगर मुराद फौरी वापस ली जाएँ। आला अहदों पर फाइज शख्सियात से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी वापस लिया जाए। हालिया महंगाई से गरीब आदमी का गुजर बसर नामुमकिन हो चुका है। आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे गुजर रही है और तमाम ज़रूरी अशिया जो है महंगी हो जाएंगी। अब ये अच्छा, इसके साथ मैं वो सवाल एक टीवी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर मारिया के साथ था, वो क्लिप चला है, उन्होंने पूछा शबाशी से, उसने कहा मुल्क की हालात में मैं बात नहीं करूँगा। आज जो मुल्क तक यहाँ तक लाने में जो किरदार इनका है वो आप लोगों के सामने ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों ने क्या हाल किया है। और एक वीडियो वायरल आप देख सकते हैं कि इनके औकात का लफ्ज़ मैं कहता हूँ। नवाज शरीफ घर से बाहर गाड़ी में निकला, एक पढ़ी लिखी खातून ने रोका और जब थोड़ा सा टोंट के असल हकायक सामने बताए तो थूक दिया उनके ड्राइवर ने। यानी ये औकात है इन लोगों की, यानी ये लोग हमारे हुक्मरान बनेंगे। ज़रा वो भी आप क्लिप जो है वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, वहाँ से आप देख कर अंदाज़ा लगाएंगे। और कभी ये सोचिएगा इन चीज़ों को। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ कह रहे जी पाकिस्तान में आएगा, और अच्छा वो मैं बड़ा समझने की कोशिश करता रहा। मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी ये बात की, मैंने कहा बताएं क्या होगा। इसके भाई की हुकूमत थी, अगर इसने कुछ नहीं किया तो कसूरवार कौन है? ये खुद है। करना चाहिए था ना, बताना चाहिए था क्या 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 ऐसा काम करता। अच्छा फिर इसको ज़रा एक तरफ से रखते हैं, छोड़ दें इस बात को। क्या एजेंडा लेके आना था? बड़ा बताया जाता जी मोटरवे के जाल बिछा दिए। भाई हुकूमत आपकी थी, अगर वो एक आध को मोटरवे बना दी, एहसान नहीं किया, उसमें जो करप्शन की है वो रिकॉर्ड की बात है। मेट्रो ऑरेंज वगैरह जो आपने जो काम किया, आपने तो पैसे बनाने के लिए किया। इस मुल्क के साथ क्या क्या खिलवाड़ आपने नहीं किए। मुल्क को आपने प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, 56 कंपनियां आप लोगों ने बनाई, पब्लिक लिमिटेड बम्बड़ियाँ बना के आपने लूटमार। आज कहते हैं कि जनाब प्राइवेटाइज करना हमने, प्राइवेट आप मौके नहीं थे, बहुत मौके थे आपके पास, क्या करते हैं आपका, लेकिन आपने काम नहीं किया। आपने क्या किया, इस मुल्क को लूट। अभी आप सबूत ले लें, आप राजा रियाज को साथ खड़े होकर वो कहता है जनाब कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या राजा रियाज आपको याद है अपोजिशन लीडर जब आए ना तो इनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज मैंने की, मैंने नोटिस डाले कि किस बुनियाद पर राजा रियाज को बनाया गया है। अपोजिशन लीडर के तौर पर कोई एक किरदार बता दे। वहाँ बैठ के कहा करते थे कि मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करनी है। बजट उठाकर देख लें, बाकी अपना नैब की अमेंडमेंट जब हुई या और कानून साजी हुई, ये सारों में किरदार देख ले। अपोजिशन लीडर का कोई किरदार था? शर्म से डूब मरने का मकाम है इनका। इस बार में जो ट्वीट किए हैं वो भी ट्वीट बैकग्राउंड पे आप समझ सकते हैं कि मैं तो अपना नुक्ता नज़र वहाँ बयान करता रहा, लेकिन सिर्फ आप तक बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ये वो लोग हैं, ये क्या देंगे इस मुल्क को, क्या नया मंजन बेच लेंगे, क्या कोई चीज़ बताएं ना, क्या लेकर आएंगे। डॉलर अभी आपके सामने शर्मिंदगी होती है। अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान का अपना करेंसी देखें हम, उनका 1000 और हमारा 4500। मैंने पहले भी आपके सामने रखा था। तो वहाँ देख के शर्म और तशर्म आती है इस बात के ऊपर। कोई बेचने के लिए नहीं है। और अगली बात है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहा। नवाज शरीफ को अब बताया जा रहा है, इस्तकबाल कर रहे हैं, तो ज़रा आए ना 90 दिन के इलेक्शंस के लिए आए ना सामने। मैंने कहा कि अभी मैं कहता हूँ 90 दिन के इलेक्शंस के लिए आए सामने, कौम को अगर बताएं क्यों नहीं कराते 90 दिन के अंदर इलेक्शन। अब नवाज शरीफ आना आ जाए, 21 अक्टूबर से क्या मुराद है? बंदा पूछे ना बताएं क्या। कोई डॉक्टर तो सामने नहीं आई, ना डॉक्टर रोकने वाला ना डॉक्टर बताने वाला। वो कहाँ गया डॉक्टर अदनान जो ये बड़ी बातें कहा करता था? तो अगर और नवाज शरीफ ने नहीं आना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील में लगे हुए हैं, कुछ डील में कुछ किसी जगह कामयाबी हुई, इनके बंदे रख लिए, ये समझ बैठे सारा कुछ हमारे हाथ आ गया। पर एक बात का सवाल का जवाब आज देंगे, इमरान खान को गिराया इसलिए था, इसको लेके आना है। तो फिर ये वाले जो सवाल है, इन सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए जी, बहुत इतना आसान काम नहीं है। कैसे जवाब देंगे? अगली जो बात मैंने आपसे कही थी कि DGI जो है जनरल नदीम अंजम ताहुकुम सानी जो है ना, यानी काम का तोसी दे दी है उनको। और ये मेरे पास तो खबर इसी तरह से आई है कि समरी 14 सितंबर को मंजूर की गई। DG इंटेलिजेंस ब्यूरो फवाद असदुल्ला को एक हफ्ता कबल उनको 3 साल तोसी दे दी थी। और जनरल नदीम अंजम जो है ना, 20 नवंबर 2021 को जनरल फैज़ हमीद की जगह DGI का अहदा संभाला था और कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया था। और कोर कमांडर कराची से जनरल नदीम अंजम साहब 3 स्टार जनरल के तरक्की मिलने के बाद वो सितंबर 2019 से कराची में तैनात थे और गुजर खां से ताल्लुक़ है। सितंबर 1988 में उन्हें कमीशन मिला था। और यहाँ
अब कई मामलात हैं, कई जो चीज़ें हैं, सारी बहुत सी कंट्रोवर्सी सारी सामने चलती आ रही हैं, लेकिन जनरल अपना नदीम अंजम साहब को जो तौसी है इस सिलसिले पे, वो बता रही है कि पुरानी जो पॉलिसी हैं वो चलती रहनी। पुरानी पॉलिसी में बहुत से एतराज़ात चले आ रहे हैं, लोगों की बहुत सी बातें, जिसका अब हर कोई तो नहीं कह सकता, लेकिन हम वही बात कर सकते हैं जितनी कर सकते हैं। एक बात जो बड़ी आम बात है ना जी, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में खिदमात अंजाम देने वाले अमरीका के साबिक़ सफ़ीर जो रिचर्ड ऑल्सन वफाकी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 साल ज़ेर निगरानी रहने की सज़ा और $93,400 जुर्माना आयद कर दिया है। और AFP ने यह बताया है कि सरकारी ओहदे के ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के इल्ज़ाम साबित हुए। 2012 से 2015 तक अमरीकी सफ़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी इन्होंने, और जून में गलत बयान देने और गैर मुल्की हुकूमतों को लॉबिंग के लिए हुकूमती कवानीन तोड़ने का इल्ज़ाम आयद किया था। 2016 में स्टेट डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट का फौरी बाद कतर की हुकूमत मदद करने के लिए अमरीकी पॉलिसी असर और सूख इन्होंने इस्तेमाल किया। और जो अटॉर्नी जनरल ने जो सारी बातें वहाँ तक बताई है, और यहाँ आपको पता है और वहीं पर बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर है, गैर कानूनी सरगर्मियाँ कई इकदाम किए, ईमेल डिलीट करना, FBI के सामने इंटरव्यू करना, झूठ बोलना शामिल है। रिचर्ड ऑल्सन ने पाकिस्तान में सफ़ीर के तौर पर पाकिस्तानी नसाद अमरीकी ताजरों से ताउन और फ़ायदा हासिल किया, और इसकी अदालती दस्तावेज़ में फ़र्क जो है ना फ़रीक़ अव्वल के तौर पर शनाख्त हुई है। मफादात के बारे में वो अपना उनकी गर्लफ्रेंड के हवाले में बातें भी आपके सामने आई हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़ीस की अदायगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं। मैं मज़ीद बातें मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं करना चाहता, सिर्फ आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह ये लोग पाकिस्तानी की सियासत में इन्वॉल्व हैं। अभी लोग सवाल उठाते हैं, उसका जवाब तो कोई दे नहीं सक रहा ना। क्या काम है अमरीकी सफ़ीर का जाकर इलेक्शन कमीशन से मिलना, फिर IG से पंजाब से मिलना, फिर बहुत से लोगों और से मिलना, फिर गवादर में चले जाना, तो ये बहुत से सवालात छोड़ रहा है। फिर वो इमरान खान का जो बयानिया है ऑपरेशन रजीम चेंज का, वो कहीं ना कहीं तो नज़र आ रहा है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।